कला की वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। आज जैसा कि पता है कि आपको कल कक्षा 10वीं के सभी छात्र कला के पेपर में बैठने वाले हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस बार जो चीज़ लागू हुई है कि 20 नंबर के जो विकल्प आएंगे वह आपके परसेंटेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो उन्हीं परसेंटेज को हम लोग कवर करने के लिए आज ये वीडियो दे रहे हैं। मैक्सिमम प्रश्न उम्मीद है कि इससे आपको फंसने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी आर्ट का निचोड़ हम आपको दे रहे हैं, जिसका एक पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये दूसरा पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिएगा। और उम्मीद है कि कल के पेपर में इससे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और मैक्सिमम छात्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है, बस एक ही रात बाकी है और कल आपका एग्ज़ाम है। देखिएगा, पहला प्रश्न इसमें है आज की डेट का, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है। तो देखिए, कलात्मक शैली कोई भी हो, आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि आलेखन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी वस्तु में नई जान डाल देती है, नई आकृति प्रदान करती है, सुंदरता प्रदान करती है। आलेखन एक प्रकार की हमारे जीवन में रंग भरने का कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर आपका आलेखन कला ही होगा। अगला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है। तो प्रभावी आलेखन के लिए देखिए, अटूट रेखाएं, प्रवाहमयी एवं लयबद्ध रेखाएं, रंगों के प्रभावी उपयोग, ये सभी चीज़ें संभव हैं। इसलिए हम इसमें कह सकते हैं ये सभी। अगला है, आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्तों को महत्वपूर्ण माना जाता है। आलेखन देखिए आकर्षक होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, तो ये तो सही है। आपको लयपूर्ण होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, इसका मतलब सभी इसमें विकल्प आपके सही हो जाते हैं। चौथा नंबर है आपका, बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया था 4 भागों में बांटा गया है, चारों के नाम भी बताए गए हैं, आप देख सकते हैं उसमें से। अगला है, फूल पत्तियों एवं कलियों के संयोजन से बने आलेखन को क्या कहते हैं। फूल पत्ती, कली, और जिसमें भी बैकग्राउंड वगैरह दिया गया हो, ये सब आपका प्राकृतिक आलेखन के अंतर्गत आता है। किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है। प्राकृतिक बोल दिया गया तो आप विचार कर लीजिए कि बस प्राकृतिक ही होगा, इसलिए इसका उत्तर भी यही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है। अलंकारिक आलेखन के लिए वृत्त का निर्माण, साड़ियों का आलेखन, पुस्तक को रंगीन बनाना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अलंकारिक आलेखन के लिए आपको प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना होता है। इसमें विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार के आलेखन में सरल रेखाओं, चाप एवं त्रिभुज इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो आपका ज्यामितीय आलेखन में चाप भी होते हैं, सरल रेखा भी होती है, त्रिभुज भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म आलेखन की रचना से किस प्रकार के आलेखन के मिश्रण से होती है। सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखन से होती है। तो ये आपकी प्राकृतिक, अलंकारिक और ज्यामितिक, ये सभी मिलकर भी सूक्ष्म आलेखन की रचना करते हैं। तो विकल्प नंबर इसमें आपका डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है। तो इसका संतुलित का होना ये गुण है, और सारणी को बनाना, सजावट का होना, ये सभी गुण हैं। और कहता है कौन सा नहीं है, तो किसी विशेष रूप का समावेश होना, ये आवश्यक गुण नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार से आप आलेखन को बना सकते हैं, उसके लिए किसी विशेष गुण हो तभी बनेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है। तो धरातलीय आलेखन, केंद्रीय आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और कोने का आलेखन, इसमें से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है। तो ज्यामितीय आलेखन नहीं है आपका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं। धरातल का मतलब जो प्लेन में बनाए जा सकते हैं। तो बेडशीट, कपड़े, पर्दे, इन सभी में धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला है, मकान की कार्निशों एवं पुस्तकों के मध्य या पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों पर आलेखन जो बनाया जाता है वह किस प्रकार का होता है। मतलब मकान की कार्निशों और पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ पर जो आलेखन बनता है उसके कहते हैं किनारी का आलेखन। जैसे आप लोग शुद्ध भाषा में साड़ी का किनारी बोलते हैं, लेकिन ये किनारी का आलेखन कहलाता है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है। केंद्रीय आलेखन का मतलब होता है जो मध्य में चिप बनाई जाए। तो मकानों के फर्श या केंद्रीय भाग का आलेखन, गोलाकार आलेखन, षष्ठभुजाकार आलेखन, ये सभी आलेखन जो है जो केंद्रीय आलेखन कहलाते हैं, क्योंकि उनको बीच में रखा जाता है। कोने के आलेखन का गुण है, कोने के आलेखन का गुण क्या है? धरातल के कोने को सजाना, सामने की ओर प्रभावी होना, छतों व फर्शों के कोनों को सजाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें भी कोने का आलेखन में ये सभी गुण छुपे होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाता है इसमें। अगला है आलेखन की उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है? कि वस्तुओं का मूल्यवान होना, वस्तुओं का भारी होना, कम आकर्षक होना, अप्रभावी होना। इनमें से आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, वस्तुओं का मूल्यवान होना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं? संतुलित रूप, ये बिल्कुल तत्व है आलेखन का। प्रभाविता भी है, लयात्मकता भी है, मतलब ये सभी तत्व इसके हैं। एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है? एक आवृत्ति द्वारा क्या सही है? देखते हैं। एक ही इकाई का आलेखन करना, फूल पत्तियों से आलेखन को चित्रित करना, लयबद्धता एवं द्वारा उत्कृष्टता प्रदान करना, ये आपके सभी सही हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाता है डी नंबर। अगला 19वां नंबर हम लोग देख रहे हैं। दो या दो से अधिक आकृतियों का आलेखन बनाने के लिए सर्वप्रथम किसकी रचना करते हैं? देखिए, किसी भी प्रकार का आलेखन बनाएं, या तो आलेखन आप वृत्त में बनाएंगे, या आयत में बनाएंगे, या फिर वर्ग में बनाएंगे। तो इनमें से किसी में भी बनाएं तो आपका उत्तर नंबर डी सही हो जाता है कि ये सभी जो हैं इसमें से आप आलेखन की शुरुआत कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, रंग योजना के अंतर्गत मूल रंग में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें हरे रंग को शामिल नहीं किया गया है आपको। बाकी 3 रंग आपके हैं, लाल भी है, नीला भी है, पीला भी है। क्योंकि आपको पता है पीला और नीला मिलकर हरा बना देते हैं, इसलिए हरे को हम लोगों ने प्राथमिक रंग में नहीं रखा गया है। अगला है द्वितीयक रंग या गौड़ रंग जो है, अर्थात नारंगी रंग को तैयार करने के लिए किन 2 मूल रंगों को मिलाया जाता है? तो नारंगी के लिए आपको पता है लाल और पीला मिला दोगे तो आपका नारंगी रंग बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया जाता है? आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया जाता है? तो ये आपका 8 होता है इसमें। प्रश्न नंबर 23 है, ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन से रंग शामिल होते हैं? ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन से रंग शामिल होते हैं? ओस्टवाल्ड में देखिए बहुत सारे रंग दिए गए हैं, मैंने टेबल बनवाई थी, आपको देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो उत्तर होगा ये सभी, मतलब पीला नारंगी भी है, लाल बैंगनी भी है, हरा गहरा हरा भी है, आसमानी है, नीला है, धानी, ये सभी रंग होते हैं। ये सभी ओस्टवाल्ड के अनुसार हैं, गर्म रंग के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 25वां नंबर, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, देखते जाते हैं फिर भी। 25वां नंबर है, कहता है किसी विशिष्ट रंग में काले तथा सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनी विभिन्न सेट का निर्माण किस रंग की संगति के अंतर्गत आता है? इसमें आपका एकाकी रंग संगति आपका सही है। इसमें आलेखन में रंग चयन के अंतर्गत कौन सी या फिर कौन सा कार्य किया जाता है? रंग चयन के अंतर्गत में देखिए रंगों को चुनाव भी किया जाता है, रंग संगति का निर्धारण भी करते हैं हम लोग, और कैमल पोस्टर रंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये सभी सही है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन में रंग भरने की विधि है? कौन सी विधि है? हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि, ये तो करना ही पड़ेगा। गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, इसको भी कर सकते हैं आप। एकाकी रंग सम्मिति वाली विधि, ये भी आपकी करनी पड़ेंगी, अर्थात जब सब करने पड़ेंगे तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, रंग भरने की कौन सी विधि आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करती है? रंग भरने के लिए एक सर्वथा नवीन रंग विधि, या फिर एकाकी रंग समिति वाली विधि, या गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, या फिर हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि। तो इसमें रंग भरने की विधि में आलेखन को सुंदरता अगर देनी है आपको, इसमें गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि आपको लागू करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 29 का देखिए, एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में स्केच पेन का प्रयोग, या फिर कम समय में आकर्षक आलेखन, या फिर गहरा हरा और हल्का हरा
और आसमानी रंग का प्रयोग करना। तो इसमें यहाँ पे आपके सभी सही होते हैं, तो डी नंबर इसका सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। चित्रण करते समय किन किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो स्वच्छ चित्रण सामग्री हो, सूती कपड़े का उपयोग आपको करना है, कुछ गलत होता है तो पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर होना चाहिए। ये सभी अगर हैं आपके पास तो आप चित्रण करते समय गलतियां नहीं करेंगे। अगला है, आलेखन के चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। ये तो आपको ही पता है कि आलेखन गंदा नहीं होना चाहिए, ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, आलेखन के दीवारों को स्पष्ट बनाए रखना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको पता है, इसलिए आप डी नंबर में सही निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ तक था प्रश्न आपका जो भी आलेखन से संबंधित थे। इसके बाद में आपके जो भी प्रश्न हैं ये आपके एक पार्ट होता है उसमें गणित का, उसके हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसी के साथ हम लेते हैं विदाई इस वीडियो से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए सभी दोस्तों को फटाफट भेजिए, हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपको कल के एग्जाम में मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। धन्यवाद।